नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 25 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदी के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए बुधा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब वहाँ से पीटी से रिलेटेड भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ 7 बजे के आसपास मिल जाता है। उसके लिए भी आप बुधा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रही है, जातिगत जनगणना से रिलेटेड। हम देखेंगे कि जातिगत जनगणना में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके तर्क में क्या पॉइंट दिया जाता है राइटर के द्वारा और विपक्ष में क्या पॉइंट दिया जाता है। सारी चीज़ें हम डिटेल में इसमें देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि औपचारिक क्षेत्र जो है अनौपचारिक क्षेत्र जो है, जहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा अधिकतम रोजगार यहीं पे मिलता है, तो इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जातिगत जनगणना से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं या 2 से शासन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि सरकार के द्वारा 2021 में जनगणना कराना था, तो लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये जनगणना की प्रोसेस फिर से चालू करने की बात की जा रही है। तो जब ये चालू करने की बात की जा रही है तो कई सारे राजनीतिक पार्टी अब ये इसका मांग उठा रहे हैं कि इस जनगणना को जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये 2011 से पहले जातिगत आधारित रिपोर्ट ही जारी किया जाता था, तो उसमें पूरा डिटेल नहीं दिया जाता था। जैसे एससी के लिए और एसटी कम्युनिटी के लिए बता दिया जाता था कि ये एससी एसटी कम्युनिटी का इतना डाटा है, लेकिन ओबीसी कितना है, ओबीसी के अंदर भी कितने जाति है, इस डाटे का अलग से कितना डाटा है, ये डाटा शेयर नहीं किया जाता था। तो इसके लिए मांग किया जा रहा है राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि अब इस डाटा को जारी किया जाए कि सारी चीज़ें सामने आ पाए। तो अब राइटर इसमें आपको तर्क दे रहे हैं पहले कि इस जातिगत जनगणना के तर्क में क्या क्या है, कि क्या इस जातिगत जनगणना को इशू करना चाहिए, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। करवाने का सबसे बड़ा तर्क है कि आरक्षण में संशोधन, यदि जातिगत जनगणना होगा उससे फिर ये पता चल पाएगा कि किस जाति की किस आधार पर जनगणना है, जनसंख्या है, और जनसंख्या के आधार पे उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और जिससे कि उनके माध्यम से उनको मजबूती मिल पाए। उसके बाद है लोकतांत्रिक नीति निर्माण में, यदि जातिगत जनगणना बनता है तो लोकतंत्र में सरकार के द्वारा जो पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी जो बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले के पास एक डाटा रहेगा कि डाटा के हिसाब से वो समझ पाएंगे कि इस जाति के लिए इस आधार पे इसमें इतना ज़्यादा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इस जाति के व्यक्ति ये प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में, तो पूरा डाटा इनके पास रहेगा, जिससे कि नीति निर्माण में भी फायदा होगा। उसके बाद है विशेष उजागर करता है, इससे ये पता चलेगा कि कौन से जाति में कौन सी विशेष क्षमता है, जिस क्षमता का हम उपयोग कर सकते हैं अपने भारत का निर्माण में, नया भारत की निर्माण में, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, जिससे कि हम एक चीज़ ये एनालिसिस कर पाएंगे कि ये जाति का व्यक्ति इन ज़्यादा कामों में ज़्यादा संलिग्ध है, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे, इन जाति का आदमी इनमें काम है। तो ये सारी चीज़ें विशेषाधिकार को उजागर किया जाता है कि एक स्पेशलिस्ट चीज़ें सामने आएगी, जिससे कि यहाँ पर विकास हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है कि भ्रांतियाँ दूर की जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक आंकड़े ये आता है कि इस जाति की इतना जनगणना है, एक मिथक आती है कि इस जाति के इस गांव में इतना जनसंख्या है, या फिर इस शहर में, इस राज्य के अंदर इतना जनसंख्या है, तो उस अनुसार से ही उसका भुगतान करना, मुआवजा देना समुदायों को, ठीक है। वास्तव में उसको आर्थिक क्या होना चाहिए, अधिक सरकारों के द्वारा क्या होता है, ज़्यादा समर्थन मिलने की आवश्यकता हो सकती है। कि अब मान लीजिए कोई ऐसा जाति है जिनके ज़्यादा समर्थन नहीं है, जिनके ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उनको सरकार क्या कर पाएंगे, और जो नीति निर्माण करने वाले हैं ये यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे कि उनकी जो भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियों को दूर किया जाए, और इसके समुदाय के जो पीछे रह गए हैं, ठीक है, हाशिए पे है, और हाशिए पे उनके लिए काम किया जाए। अब राइटर के द्वारा इसके साथ साथ कुछ चुनौतियाँ बताई जा रही है कि अब जातिगत जनगणना कराने से चुनौतियाँ क्या आएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी चुनौती में आपने देखा होगा, भीमराव अम्बेडकर बोलते थे कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, विदाउट जातिवाद, ठीक है, बिना जातिवाद का हमारा समाज होना चाहिए। लेकिन यदि आपने जातिगत जनगणना पे यदि आप फोकस कर रहे हैं, तो क्या आप वो जो विचार था, भीमराव अम्बेडकर जी का जो विचार था, उस विचार को पूरा करने में आपने समर्थन किया? आपने नहीं किया। उनके विचारों के यहाँ पे खंडन किया जा रहा है, क्योंकि उनका एक ऐसा था कि ऐसा समाज हो जहाँ पे जाति पाति ना हो। लेकिन आप तो जाति पाति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। यदि मान लीजिए कि जात पात से सेंसस आता है, तो हमारे समाज में और ज़्यादा जाति पाति क्या होगी,
सामने आएगा। उसके बाद राजनीति पार्टी क्या करेंगे, जात पात के आधार पे ही क्या करेंगे, अपना वोट बैंक का चुनाव के लिए फिर योजना बनाएंगे कि उसी आधार पे जाएगा। फिर एक होता है कि गोपनीयता, एक गोपनीयता होनी चाहिए, वो गोपनीयता से संबंधित चिंता हो जाएगी कि मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे किसी जाति का जनसंख्या कम है, लेकिन उस जाति को अब यदि उजागर कर दिया जाता है, डाटा रख दिया जाता है, तो उस जाति को कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरा हो सकता है, उसकी गोपनीयता पे खतरा हो सकती है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद जातीय पहचान बढ़ेगी, इनसे जातीय पहचान बढ़ जाएगी और ज़्यादा इमर्ज होकर आएगी हमारे यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कि डाटों का खुलासा ना करना। सरकार क्या करती थी पहले कि डाटा जैसे जनसंख्या 2011 में इन्होंने डाटा रखा था, 2015 में भी रखा था। यदि सरकार को लगेगा, जो सरकार है इनको यदि लगे कि हमारा ये जो डाटा हम जारी करेंगे ये हमारे हित में नहीं होगा, हमारे वोट बैंक के चुनाव के हित में नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वो डाटा छुपा रख के रख लेंगे, खुलासा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें चुनौतियां बताया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि डाटा में शुद्धता को लेके बहुत सारे आंकड़ा आता है, जिसमें कि डाटा जो आता है उसकी शुद्धता, उनकी शुद्धता पे भी सवालिया निशान लगाया जाता है कि इनको क्या करना चाहिए। इनमें आपने देखा होगा कि प्रॉपर एक डाटा रिलीज नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है। इनके डाटा में ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जिससे क्या होगा कि डाटा में अखंडता का अभाव पाई जाती है, जिससे कि जातिगत जनगणना बेहतर ना हो सके। और जनगणना क्या होनी चाहिए, जातिगत ना होकर जनगणना में कहीं खराब परिस्थिति में लेके चला जाता है व्यक्तियों को, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्या कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप इस जाति से हो या फिर आप इस कम्युनिटी से हो। उसके बाद है डाटा की सिक्योरिटी। डाटा की सिक्योरिटी भी नहीं हो पाती, निर्धारित होती है, जिससे कि प्रतिस्पर्धा के कारण बन जाता है। एक जाति में दूसरे जाति के बीच प्रतिस्पर्धा बनता है, ऐसे विवाद भी बन के सामने इमर्ज होता है कि ये जो जैसे है कि ये राज्य है, इस राज्य में इस जाति का बोलवाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी को सीट दिया जाएगा जो उन जाति से रिलेटेड हो। तो ये सारे समस्या राइटर के द्वारा बताया जाता है, चुनौतियाँ। अब राइटर के द्वारा इसमें कुछ निष्कर्ष बताया जाता है, या फिर आपको यदि निष्कर्ष लिखना होगा तो इस प्रकार लिखेंगे कि जातिगत जनगणना ना करवा के आप सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके कि सामाजिक आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा उत्थान हो रहा है। और इससे आप लिख सकते हैं कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी का जो विचार था कि जाति लेस क्या हो, बिना जाति का समाज हो, तो बिना जाति वाला समाज का मानसिकता विकसित होने में कहीं ना कहीं ये जातिगत जनगणना जो है ये गलत ठहराती है, इस चीज़ों को गलत ठहराती है। तो हमने देखा कि किस तरह से जातिगत जनगणना के पक्ष में देखा और इनके विपक्ष में सारे पॉइंट, 4-5 पॉइंट हमने देखा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है वो औपचारिक क्षेत्रों में जीएस पेपर 3 से इसको लिंक कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि हाल ही में जब लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनौपचारिक क्षेत्र ये होता है कि जिसमें रजिस्टर नहीं हो, मजदूर जो है, जो किसान या फिर मजदूर जो भी मजदूरी कर रहे हैं उनका कोई रजिस्टर ना हो, उनको वेतन के आधार पे मिले, रोज के आधार पे काम मिले, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो भारत में इसका कितना है, 80% श्रमिक बल रोजगार इसी में प्राप्त करते हैं, किसमें, अनौपचारिक क्षेत्रों में। और सकल घरेलू जीडीपी का कितना है, सकल घरेलू उत्पाद का 50%। तो आप देख सकते हैं 80% और 50% सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका है, अनौपचारिक क्षेत्रों का। तो आपने देखा था कि लॉकडाउन के समय यही क्षेत्र सबसे नाकाम हो गई थी, काम करना बंद कर दिया था, तो इसलिए लोग घर से अपना बाहर निकले, लोगों को इतना बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ा था। ये डाटा दिया जा रहा है कि 384 मिलियन इसमें किस में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं। उसके बाद जो है ग्रामीण भारत में है, उनके बाद उसके और अन्य जो आधे हैं वो किस में लगे हुए हैं, गैर कृषि क्षेत्र में। वो कहाँ पे, लगभग आधे से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में ये होते हैं। तो ये इससे इस समुदाय के महामारी के दौरान अलग अलग प्रदर्शन भी देखने को हमें मिला था कि क्या इनके प्रदर्शन है। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र महामारी के दौरान एक बड़ी सूचीबद्ध और जो बड़ी फॉर्म था उसके अपेक्षा में छोटे जो फॉर्म है उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है, उनकी तुलना में छोटे फॉर्म बेहतर प्रदर्शन किया। लगभग अभी जो हाल की स्थिति में क्या है, सरकार कम दरों पे ब्याज देने का माहौल कर रहे हैं, लागत में कटौती हुई है, उत्साहित पूंजी बाजार मिल रहा है, इनको पहुंच मिल रहा है यहाँ तक। आज सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है, जिसके तहत इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है छोटे छोटे कंपनियों के द्वारा और छोटे छोटे फॉर्म को, तो जिससे कि इसमें गति आ रही है। इसमें लंबे अवधि से आप देखेंगे कि एक नीतिगत सुधार की ज़रूरत है, जिस सुधार के लिए आर्थिक विकास पर भी प्रगति पे निर्भर करती है कि आप आर्थिक और इसका वास्तविक क्या होता है, चालक कौन है,
एक मजदूर है। प्रमुख क्या है? वास्तविक चालक एक मजदूरी है कि मजदूरी इसमें काम करके करता है। उसके बाद है हमने देखा अभी कि अनौपचारिक क्षेत्र। अब देखते हैं अनौपचारिक कृषि क्षेत्र। अनौपचारिक कृषि क्षेत्र देखेंगे कि 40% किसका रोल है? अनौपचारिक कृषि क्षेत्र का रोल है इसमें। इसमें आप देखेंगे कि मौसम का इस बार महामारी के दौरान क्या हुआ था कि मौसम अच्छी काम की थी, मौसम में अच्छा सा मौसम बना था, उस कारण से हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, फसल ज़्यादा उपज पाया था। तो उपज पाया था, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति थी अनौपचारिक कृषि में, ये अच्छी टिकी रही, मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिला। उसके बाद है सामाजिक कल्याण योजनाओं में सरकार ने खर्च अच्छे से किया, जिसमें आप मनरेगा को भी ले सकते हैं कि मनरेगा में भी सरकार ने अच्छे से काम किया। लंबे समय से कृषियों में भी खपत किया गया और एक विविधता लाया गया है कृषि में कि डाइवर्सिटी लाया जाए। कृषि में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चालू हुआ है और कृषि उत्पादन सरकार के द्वारा जो अभी कृषि कानून भी फॉर्म किया गया है, कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देने में इसको मदद मिला है। किसका? अनौपचारिक कृषि क्षेत्रों का। उसके बाद देखते हैं अनौपचारिक गैर कृषि क्षेत्र। अनौपचारिक गैर कृषि क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा जो देखेंगे वो किसका देखेंगे? वो कामकाज और अनौपचारिक गैर कृषि क्षेत्र। कामगार जो होता है वो सबसे सस्ते और सुरक्षित मिल जाता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा असुरक्षित नहीं रहता है। असुरक्षित महसूस इसलिए होता है क्योंकि इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होता। मान लीजिए कि कल इनको यदि जॉब नहीं मिलता है, कल इनको रोजगार नहीं मिलता है, तो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप शहर में जाते होंगे, कहीं पे आपने देखा होगा कि मजदूरों का मेला लगता है, मजदूर हाट। यहाँ पे सभी सुबह में रहते हैं और सभी अपने काम के इंतजार में बैठे रहते हैं। यदि मान लीजिए कोई आया इनको काम करने के लिए यहाँ पे ले गया, चलिए प्लम्बर का काम है, ये यहाँ पे खड़े रहेंगे, प्लम्बर का काम जाके करेंगे। यदि कल के डेट में यहाँ पे कोई नहीं आता है और लॉकडाउन के टाइम में सभी अपने घर से बाहर जाना बंद कर दिए थे और बाहर में आप भीड़ लगा के खड़ा नहीं हो सकते, तो क्या आपको लगता है यहाँ से इनको मिल पाएगा? जी नहीं मिल पाएगा। यही कॉन्सेप्ट तो सामने आया है अभी के में नया फ्रीलांसर क्या? वही है कि आप अपने वेबसाइट पर खोल के रखिए, जिनको काम होगा वो वहाँ से आपको पिक करेंगे, काम सबमिट करेंगे, आप उनसे काम कर सकते हैं। तो ये समूह आधे से ज़्यादा कि कहाँ पे है? ग्रामीण भारत में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लाभ मिलता है व्यापार में, विनिर्माण क्षेत्रों में, निर्माण क्षेत्रों में। इनसे जुड़े लोगों को वेतन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है लॉकडाउन के टाइम में, को महामारी के समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक चेन था, ये चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। हम घर में रहना स्टार्ट कर दिए, दूर नहीं जा रहे हैं, व्यापार छोटे छोटे जो व्यापार है वो बंद हो चुकी है। अब व्यापार जब बंद हो चुकी है, डिमांड सबसे बड़ी है कि मांग नहीं है ना, बाजार में मांग नहीं है, बाजार में मांग होना चाहिए। बाजार में जब मांग होगा तब तो जाके सप्लाई चेन चालू होगा। तो मांग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमें लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मांग बढ़ाने की जरूरत है। तो सरकार इसमें बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्रों में, होटल आते हैं, व्यापार आते हैं, परिवहन आता है, उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र आता है, पर्यटन आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सारी चीज़ें ही, होटल बंद रहा, परिवहन गाड़ी बंद रही, सर्विसेज तो बंद रहा ना, तो ये सारे बंद रहा, तो कहीं ना कहीं अनौपचारिक क्षेत्रों में ही जो इफेक्ट पड़ा। ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है ये दोहरी तलवार की तरह सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक जब टाइम आता है जब आपको सही रहता है तो ये सबसे ज़्यादा उन्नति भी करते हैं, लेकिन जब महामारी का समय आया तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं को झेलना पड़ा। तो इसलिए ये दोहरी तलवार की तरह ये काम करते हैं, इनमें इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में राइटर के द्वारा निष्कर्ष में बताया जाता है, आगे की राह, इसमें बताया जाता है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि अनौपचारिक क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको सार्वजनिक कल्याण रोजगार के माध्यम से संरक्षण दिया जाए, उनको संरक्षित दिया जाए, जिनको एक समान, एक मिनिमम जो है मांग की अस्थायी जो गिरावट ना आए। ठीक है, मांगों में अस्थायी गिरावट ना आए, इनको अस्थायी बना रहे कि कम से कम मिनिमम तो हमें इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा करने की ज़रूरत है, एक योजना चला के, सामाजिक कल्याण योजना के माध्यम से। उसके बाद है सरकार को उनमें सुधारों को भी बढ़ावा देने की कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि छोटे जो व्यापार होते हैं, छोटे जो व्यवसाय होते हैं उसको भी मदद देने की ज़रूरत है, जिससे कि बड़ी जो व्यापार है, बड़ी जो फॉर्म है उनको छोटे फॉर्मों से, जैसे सर मोदी जी के द्वारा भी लोकल फॉर वोकल जो चलाया जाता है कि आप लोकल चीज़ों को ही ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें इस क्षेत्रों में काम के लिए उत्साहित करता है। इन क्षेत्रों में काम दिया जाएगा। अनौपचारिक क्षेत्रों में नीतिगत निर्माणों में सबसे आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वार्षिक रूप से अर्थव्यवस्था में जो है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण लाभदायक परिणाम के रूप में मिल सकता है कि आप इस चीज़ों को ही ज़्यादा फोकस करें और हमारे जो लोकल है, छोटे छोटे उद्योग है, MSME है, छोटे उद्योग है,
वेंडर पे जो लेके बेचते हैं, सब्जी लेके बेचते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ावा दीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दीजिए, सरकार समर्थन दे, जिनसे कि ये अनौपचारिक जो क्षेत्र है जहाँ पे 80% रोजगार तो भारत में यहीं पे है, और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा रोजगार चुनौतियाँ हैं हमारे यहाँ पे भारत में, बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी दूर खत्म करने के लिए यही ऐसा क्षेत्र है जिसको अच्छे से काम कर सकता है। इस क्षेत्र को क्या करना चाहिए, सरकार को एक सार्वजनिक सामाजिक कल्याण जो रोजगार के माध्यम से संरक्षण दे, जिससे कि इन क्षेत्रों में और ज़्यादा लोग आ पाए काम करने के लिए, और कंपनियां भी इनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा खुले, छोटे छोटे कंपनियां भी सामने निकल के आए। तो आज के डिस्कशन में हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि बोधा चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ प्लीज़। और 7 बजे शाम को आपको पीटी से रिलेटेड पीटी यान भेज दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर पीटी यान पढ़ सकते हैं, जो कि पीटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।